नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। क्या गुजरात लॉबी फंस गई है? क्या इजरायल दौरा प्रधानमंत्री का ये संकेत दे रहा है कि मामला गड़बड़ है? अभय द्विवेदी से मैंने विस्तार से बातचीत की है, राजनीति के इन सारे दांव-पेच को समझने की कोशिश की है। रोचक बातचीत है, आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। 4 PM जी। न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। अपने देश की बदनामी कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए आज ये कहना चाहूँगा कि हमारी संसद कितनी खराब है। कभी प्रधानमंत्री को महिला सांसद दाँत से काटने के लिए दौड़ पड़ती हैं, कभी उन पे हमला करने की रणनीति बनती है। और एक इज़राइल की संसद है। प्रधानमंत्री मोदी कितने शान से वहाँ भाषण देकर आए। कम से कम भारत की संसद को, भारत के सांसदों को भी सुनना चाहिए कि जैसे इजराइल में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, ऐसी लोकसभा में भारत में भी बोलने का मौका दें। क्या जरूरत है कि महिला सांसद दांत से काट काट के उनको मारने की साजिश रचे? लग रहा है कि महिला सांसदों को शर्म आई होगी कि देखो इजराइल की संसद में मोदी जी का कितना भव्य भाषण हुआ, हमें भी यहाँ पे बोलने दे रहे थे, विकार में अपने दांतों को धार तेज कर रहे थे। आपका क्या मानना है? जी। भारत में तो ये था कि ओम बिरला ने आरोप लगाया और भाजपा की तरफ से दूसरे लोगों ने भी आरोप लगाया कि महिला सांसद वहां पर मोदी जी की कुर्सी के पास जमा हो गए थे और डर ये पैदा हो गया था कि वो अपनी चूड़ियों से हमला करेंगे, उससे मोदी जी कांच से घायल हो जाएं, फिर दांत से उनको काट लेंगे वगैरह वगैरह, मोदी जी को शारीरिक क्षति हो सकती थी। लेकिन विपक्ष के अन्य सदस्य बैठे हुए थे मोदी जी का भाषण सुनने के लिए। ऐसी बात नहीं कि विपक्ष ने उनका बायकॉट किया हो। वो महिला सांसद भी भले ही मोदी जी की कुर्सी के पास जमा हो गई हों, लेकिन वो भाषण तो उनका सुनती ही। तो भाषण सुनने से भारत के विपक्ष को मोदी जी का कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन इजराइल की संसद में जहां मोदी जी ने भाषण दिया, वहां के विपक्ष ने मोदी जी का भाषण सुनने से इनकार कर दिया। वो विपक्ष का बायकॉट विपक्ष ने उनके भाषण का बायकॉट किया। जो इजराइल के विपक्षी नेता हैं यायार लैपिड, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी को का वहां पर संयुक्त भाषण होगा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ में, तो हम उसका बायकॉट कर देंगे। पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था और मोदी जी को इजराइल जाने से पहले पता था कि ये बायकॉट हमारा होगा। ऐसी बात नहीं, उनका ऐलान पहले था। हमारे मीडिया में इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। वो कह रहे थे कि वहां की जो नेतन्याहू का जो की खिलाफ जो वहां राजनीति है इजराइल में, और इजराइल में नेतन्याहू से विपक्ष भी बहुत नाराज है और वहां की जनता भी बहुत नाराज है। नेतन्याहू ने अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी से निजात पाने के लिए भी गाजा पट्टी में ज्यादा अत्याचार किए, क्योंकि लगता है कि जितना वो वहां पर नरसंहार करेंगे उतना ही वो उनकी सरकार बची रहेगी। तो ये भी एक मामला है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार 2017 या 18 में जब नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, तब नरेंद्र मोदी पर ये उसके वो आरोप अब लग रहा है कि उनको एप्स्टीन ने सलाह दी थी कि वहां पे वो डांस वांस करके आए। तो और उसके तमाम सारे मीम सोशल मीडिया पे बिखरे हुए हैं। पता नहीं उन्होंने डांस किया कि नहीं किया, लेकिन एप्स्टीन की सलाह जो थी, वो तो भारत में जिन जिनको एप्स्टीन ने सलाह दी, उन लोगों ने कभी मना तो किया नहीं कि हम आपकी सलाह नहीं मांगेंगे। हरदीप पुरी ने कभी मना नहीं किया, अनिल अंबानी ने भी कभी मना नहीं किया। और इन लोगों के जरिए मोदी जी तक अगर सलाह पहुंची होगी, तो सलाह का पालन किया ही गया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। तो नरेंद्र मोदी, भारत के विपक्ष से ही उनका 36 का आंकड़ा नहीं है, बल्कि इजराइल के विपक्ष से भी उनका 36 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी का बन गया है। अब ये एक अजीब तरह का दुर्भाग्य है हमारे प्रधानमंत्री का, वो जहां भी जाते हैं, विपक्ष होता है, वो उनको नापसंद करता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों है? अपोजिशन की आंखों के तारे वो नहीं बन पाते। वो केवल जो वहां पर सत्ताधारी होते हैं, उन्हीं के साथ गले मिलते रहते हैं, उन्हीं के साथ गलवैयां डाले रहते हैं। इसके अलावा उस देश का जो पूरा डेमोक्रेटिक अपोजिशन है, उस डेमोक्रेटिक अपोजिशन से मोदी जी की नहीं बनती। और देखिए, इजराइल वाला मामला जो है ना, वो कुछ खास तौर से विचारणीय मामला है। जिस वक्त वो नेतन्याहू के साथ गले मिल रहे थे और यहाँ के अखबारों में तस्वीर छप रही थी, उस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, आईसीसी जो है, उसने नेतन्याहू के खिलाफ गाजा पट्टी पर नरसंहार के मानवाधिकार विरोधी अपराध में वारंट निकाल रखा है। हो सकता है आगे कुछ दिनों में, अगर अमेरिका ने नेतन्याहू को उससे नहीं बचाया,
तो हो सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के कटघरे में नेतन्याहू खड़े हुए दिखाई दें। वेस्ट बैंक की जो इजराइल की नीति है, इजराइल ने इस तरह वहां अत्याचार किए हैं, 85 देशों ने जिन्होंने उस इजराइल की निंदा की है, उस भारत ने उस ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ये स्थिति है। अच्छा, दूसरे ये भी ना समझ में, हमने आज भारत के एक पूर्व विदेश मंत्री से बातचीत की और कुछ और विशेषज्ञों से जो पश्चिम एशिया के विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की, तो वो सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी इजराइल क्यों गए? क्या वजह थी? कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसके लिए अचानक उन्हें इजराइल जाना पड़ा? भाई, जब किसी देश का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री विदेश यात्रा पे जाता है, तो उसका कोई तर्क होता है ना, कोई दलील होती है उसकी। क्यों गए वहां पे वो? उससे भारत को क्या हासिल होगा? इजराइल के पास ऐसा क्या है जो भारत प्राप्त कर लेगा और उससे भारत को बहुत फायदा होगा? भाई, मोदी जी जब विदेश यात्राओं पे जाते हैं तो उसकी 2-3 वजह होती हैं। एक वजह तो होती है जो हमें बाद में मालूम पड़ती है कि वहां पे गौतम अदानी को कोई वो मिल सकता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या कोई बड़ा उनको काम मिल सकता है गौतम अदानी को। गौतम अदानी के बिजनेस का वहां पर प्रसार हो सकता है, मोदी जी के आने के बाद अचानक वहां पर मिल जाता है। ये पूरी एक कहानी है लंबी, इसको हम लोग कई बार मीडिया पे सुन चुके हैं और सुना चुके हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी तक इजराइल में गौतम अडानी को क्या मिलने वाला है इसका कोई खबर नहीं आई, तो मुझे लगता है ये भी कोई, इस बार शायद ये मामला नहीं है। फिर क्या भारत की किसी कंपनी को या भारत सरकार को इजराइल के साथ कोई लंबा चौड़ा समझौता करना है, इसकी भी कोई कोई कहानी नहीं आई अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तर्क क्या है? वो क्यों गए वहां पर? या क्या वो इजराइल का समर्थन करने गए कि आपने गाजा पट्टी में नरसंहार किया है, हम उसके साथ हैं, हम पक्ष में इसी तरह का नरसंहार कीजिए? मुसलमानों तो को मैसेज चला गया ना, मुसलमानों को मैसेज गया कि मुसलमानों को मैसेज चला गया है, कट्टर हिंदुओं को मैसेज चला गया। हाँ, आप कह सकते हैं कि ऐसा मैसेज चला गया है। अभी मैं यशवंत सिन्हा साहब से बात कर रहा था, बड़े वरिष्ठ हैं और वो भाजपा सरकार के ही विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि जब भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत आए, राष्ट्रपति भवन में ठहरे, इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत आए और राष्ट्रपति भवन में ठहरे, तो विदेश मंत्री के तौर पे वो उनसे मिलने के लिए गए और उनसे उनकी 75 मिनट तक बातचीत हुई, 75 मिनट तक। और 75 मिनट की बातचीत में वो लगातार उनको कहते रहे कि भारत की फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाली नीति क्यों ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री कहते रहे, बहस करते रहे उनसे, वो उनको समझाते रहे कि ये नीति क्यों ठीक है। वो ये भी समझाते रहे कि दोनों देश शांतिपूर्वक रहें, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों शांतिपूर्वक रहें, इसलिए दोनों के बीच में कुछ दोस्ताना बातें होनी चाहिए, तभी शांतिपूर्वक रह पाएंगे। वो इससे सहमत नहीं थे इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे। बहरहाल, मतलब ये स्थिति थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उसकी नीति और नरेंद्र मोदी की ये सरकार, उसकी नीति में जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गाजा पट्टी में जो इजराइल करता है उसका साथ कभी नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फिलिस्तीनियों का साथ दिया हमेशा, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जो बिल्कुल उसकी उलट नीति अख्तियार कर रही है। बिल्कुल पॉलिसी बदल दी है। और इजराइल का मकसद तो यही है, या तो पेगासस पार्ट 2 पे भी बात की जा सकती है कि भाई पेगासस पार्ट 1 का मामला तो दब गया था, खुल नहीं पाया था, पेगासस 2 कितना बढ़िया सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद पर जिसने आरोप लगाया है, वो कह रहा है कि डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य से कहा था कि धरना अनशन चलते रहना, मैं आऊंगा तो जूस पिला दूंगा, तो तोड़ देना केशव मौर्य पे। तो या तो केशव मौर्य का फोन टेप हो रहा था या शंकराचार्य का फोन टेप हो रहा था। तो पेगासस तो और बढ़िया चीज है कि टेप ही करने की जरूरत नहीं है। एक पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल दो केशव मौर्य के फोन में, एक डाल दो ब्रजेश पाठक में, अगर दिल्ली चाहे तो, और यूपी जी योगी जी चाहे तो दोनों में डाल दें, और दिल्ली चाहे तो योगी के फोन में डाल दें, पता चलता रहेगा। तो इसकी भी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इजराइल दे देगी। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इजराइल इसी का महारथी है, इजराइल इसी का महारथी है, इसी का महारथी है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि भारत सरकार ने ही पेगासस खरीदा था। हाँ, भारत सरकार ने पेगासस कंपनी जो है ना, वो तो अपना, अब जो स्पाईवेयर जो था
वो सरकारों को ही बेचती थी, इसके अलावा किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचती थी। तो भारत सरकार ने इस पेगासस खरीदा था, वो तो बड़ी तिकड़म करके पेगासस के खिलाफ जो मामला उठा था उस मामले को दबा दिया गया, ये अलग बात है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं था, तो पता नहीं चले। सुप्रीम कोर्ट जी। तक एक और मामला पहुंचा है कि देश के शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट कर दी है, इतनी चौपट कर दी है, हर बार बवाल होता है। चाहे नीट की परीक्षा हो या कोई दूसरी परीक्षा हो, ताजा मामला तो सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। एनसीईआरटी की किताबों में क्या बात है साहब, सुप्रीम कोर्ट को ही भ्रष्टाचारी साबित करने की तो लगाए। क्या ये पता नहीं था एनसीईआरटी की किताब लिखने वालों को, आप तो खुद प्रोफेसर रहे हैं, कि किताब में छापा क्या जा रहा है? कि अब किताब में वही छापा जाएगा कि वीर सावरकर को एक बुलबुल आती थी और वो जेल से निकल के बिठा के पंखियों पक्षी की तरह पंखों पे बिठा के पूरी दुनिया घुमा के और फिर वो जेल में छोड़ जाती थी। अब एनसीईआरटी में यही सब छपना है, या सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है ये छपना है? कोई देखता दाखता नहीं है? तो प्रोफेसर साहब, आप तो खुद, मैं इसलिए प्रोफेसर साहब कह रहा हूँ कि आपने तो इतने लंबे देखिए, समय तक पढ़ा है, इतनी किताब। एनसीईआरटी के लिए जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, वो पुस्तक ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पुस्तक लिख के लाता हो और एनसीईआरटी के किसी कमरे में जाके उसके एनसीईआरटी का कोई प्रिंसिपल या डायरेक्टर हो, उसको दिखाता हो और वो उसको देख के कहता हो, हाँ ये पुस्तक ठीक है, हम ले लेते हैं, इसको कोर्स में लगा देते हैं, सारे हिंदुस्तान में इससे पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी की पुस्तकें तो लिखने उस पुस्तक एनसीईआरटी के कोर्स में पुस्तकें जाने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कई कमेटियां हैं, उसके अंदर कई विशेषज्ञों की भूमिका होती है। धर्मेंद्र प्रधान को तो ये चाहिए पता, पहली बार अगर धर्मेंद्र प्रधान ये मानते हैं कि उन्होंने ये लिखवाकर जुडिशरी का अपमान किया है, मैं इस पे भी आऊंगा कि ये मानना उचित है कि नहीं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी उचित टिप्पणी है क्या, ये सब बातें, इन सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और सूर्यकांत जी बहुत नाराज हैं और वो सजा देने के बारे में भी सोच रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की माफी के बावजूद। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जी को ये पता, अगर उस किताब में लिखा हुआ गलत है और धर्मेंद्र प्रधान जी की मर्जी के बिना उसमें छप गया है और सरकारी नीति के मुताबिक नहीं है, अगर वो, भाई वो क्यों माफी मांग रहे हैं? सरकार की नीति के मुताबिक नहीं है ना, तभी तो माफी मांग रहे हैं। वरना वो कह सकते थे सूर्यकांत जी से, जस्टिस सूर्यकांत से, कि ये ऐसी तरह जाएगा, ये आपके विचार हैं, आप अपने विचार रखिए, इसमें कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर अदालत में बहस करेंगे कि ये हमने जो अध्याय इसमें जोड़ा है ये उचित है कि नहीं, ये वो कह सकते थे। अगर वो उनकी नीति के मुताबिक नहीं था तो वो कैसे उसमें चला गया, इस बात की उनको जांच करनी चाहिए और जो लोग उसकी जिम्मेदार हैं उसको उनको सजा देनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान तो जिसको कहते हैं वन गूफ अप आफ्टर अनदर, ये स्थिति है इनकी। सारे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी पेपर लीक हो रहे हैं इनके शासनकाल में। इन्हीं के शासनकाल में यूजीसी नियमावली जारी हुई जिसके ऊपर भाजपा के कोर वोट के अंदर दरार पड़ गई और सब कुछ, जितनी गड़बड़ी हो सकती है उतनी गड़बड़ी धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में हो रही है। अब आइए इसके ऊपर कि जो किताब जिसके ऊपर मुख्य न्यायाधीश नाराज हुए, वो उसमें जाना उचित था कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो लोक जीवन है, भारत का जो राजनीतिक सार्वजनिक जीवन है, उस सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक भ्रष्टाचार और हर तरह का भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन हो चुका है, उस आंदोलन के कारण ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और धर्मेंद्र प्रधान आज शिक्षा मंत्री बने बैठे हुए हैं, तो उसी आंदोलन के कारण बने बैठे हुए हैं। और वो भ्रष्टाचार आज तक खत्म नहीं हुआ, ये भी सब लोग जानते हैं। उस भ्रष्टाचार को सरकारी रूप देने की भी हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे वो क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे, भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार को सरकारी रूप दे दिया जाए, यही था उसमें। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट की जरिए वो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हम सब लोग जानते हैं। अब उस भ्रष्टाचार को अब ये नहीं कह सकते, एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसको भ्रष्टाचार नहीं कह सकते आप, इस तरह का एक जादू भरा भ्रष्टाचार हो रहा है। सब जगह भ्रष्टाचार है। जब लोग निचली अदालतों में जाते हैं तो निचली अदालतों में हर पल वहां पर हमारी आंख के सामने खुल के रिश्वत ली जाती है। आप सिंचाई विभाग में चाहिए, वहां पर रिश्वत खुल के नहीं ली जाती है, वहां रिश्वत मेज के नीचे ली जाती है। मतलब एक्टिंग ये की जाती है, कोई जानता नहीं है रिश्वत ली जा रही है, जबकि अदालत में रिश्वत खुलकर मेज के ऊपर ली जाती है।
उन्हें इस बात का कोई संकोच नहीं है कि कोई देख लेगा, कोई क्या कह देगा। और सब लोग रिश्वत देते हैं, मैंने भी दी है पेशकार को रिश्वत। जब मैं इटावा में पत्रकारिता सीख रहा था और अपने अखबार का मेरे पिताजी ने मुझे संपादक बना दिया था, तो जो मानहानि के मुकदमे होते थे, उनकी तारीखें होती थी, तो वहां पे उसको पेशकार को रिश्वत दी जाती थी। सब सारे अदालतों में दी जाती थी। तो ये सब जो मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल जमीन से लेकर और ऊपर तक भ्रष्टाचार विद्यमान है। बड़े पैमाने पर करप्शन चल रहा है। अभी जो जस्टिस वर्मा थे, यानी हमने रिश्वत लेते वहां देखी है, और जस्टिस वर्मा के घर में जले हुए नोटों की बोरियां देखी हैं। अब क्या रह गया बीच में? कुछ रह गया बीच में? क्या जुडिशरी का कोई ऐसा हिस्सा है बीच में जादू भरा, जहां पे कोई पतित पावनी गंगा बह रही है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है वहां पे? हर जगह भ्रष्टाचार है। किसी इंसाफ का कोई पैटर्न नहीं है। जिस समस्या को, जिस मुकदमे को वो चाहते हैं, उस तुरंत सुन लेते हैं, चाहे भले वो हाई कोर्ट के जरिए आया हो ना आया हो। और जिस मुकदमे में कहने लगते हैं कि आप हाई कोर्ट जाइए। ऐसा लगता है कि पूरी जुडिशरी जो है, वो सरकार जो कहती है उससे पूछ पूछ के सरकार से सारा काम जुडिशरी में होता। सरकार के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त नहीं है। तो इस तरह की तो हालत है यहाँ पे। और उसके ऊपर अगर पाठ्य पुस्तक में ये जा रहा था कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार, तो भाई दो बातें थी। एक तो मुकदमे लटके हुए हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों मुकदमे लटके हुए हैं। दूसरी बात ये कि करप्शन है। दोनों ही बातें अपने आप में सच्चाई है। ये तो एक शुतुरमुर्गी आदत हो गई कि सच्चाई से हम आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि सच्चाई अगर बताई जाएगी तो हमारी बदनामी होगी, हमारी प्रतिष्ठा में क्षय होगा। ठीक बात है, बड़ा संवेदनशील मामला है। उधर राजनीति में बड़ा मजेदार मजेदार शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। संजय जी, इसमें राहुल, संवेदनशील क्या है? कौन सी चीज संवेदनशील है इसमें? अगर ये संवेदनशील होता तो निचली अदालतों में, सेशंस कोर्ट तक, जिला जज के अदालतों तक पेशकार लोग खुल के रिश्वत नहीं लेते। उसी रिश्वत से जज साहब की पूरी चाय पान वगैरह, दिन भर का खान पान, सब उसी रिश्वत से पैसे से होता है। बाकी सारा पैसा खुल के अदालतों में बंटता है। वहां जो पुलिस वाले देखा है, तैनात होते हैं, उनको भी हिस्सा मिलता है उसके अंदर। देखा है हमने, ये भी हमने भी देखा है आप ये सब। कितने बार देखा होगा? मेरा मानना है कि आपने कम से कम 50 दफे देखा होगा। देखा होगा, 20 दफे बिल्कुल तो देखा। हमने देखा है अपनी आंख से। 50 बार देखा होगा, 50 बार से ज्यादा ही देखा होगा। हमने 20-25 दफे तो हमने भी देखा है अपने आंख से। बिल्कुल सही है, हमने रिपोर्टिंग करी थी, हमने देखा है, हाँ बात मुझे है कि देखा इसमें क्या संवेदनशील है? जो हमारे जस्टिस वर्मा घर में जले हुए नोट मिले हैं बोरे बोरे भर के, उसमें क्या संवेदनशील है? वो तो संवेदनहीनता का सबसे बड़ा नजारा है। और क्या, और एक जज जो है, उस पर आरोप लगते हैं यौन शोषण के, कुछ दिनों बाद वो राज्यसभा में दिखाई देता है, सुप्रीम वो कोर्ट का क्या चीफ जस्टिस। संवेदनशील है इसमें? हाँ, तो इस सब विषय में बात तो होनी करनी ही पड़ेगी। राजनीति के मुद्दों पे चलते हैं। नए नए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के लोगों पे जो कार्रवाई हो रही है, उसको कह रहे हैं कि तो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा हाल है। उधर संबित पात्रा बहुत भड़के हुए हैं, सरेंडर मोदी के नाम पर कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि कंप्रोमाइज चचा कौन था, वो नेहरू थे। तो वो कंप्रोमाइज थी, तो उनको तो हर चीज में नेहरू के बिना इस देश की सारी समस्याओं की जड़ नेहरू है। ये जो शब्दावली निकाल के ला रहे हैं नॉर्थ के एरिया जैसे तानाशाह, इधर ला रहे हैं कि नेहरू को लेके, ये लड़ाइयां कहां तक रुकेंगी और दोनों के तर्कों में कितना दम है? देखिए, ये सब चीजें जो हैं, ये तुलनाएं जो हैं, ये रूपक हैं। बताइए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया की जो राज्य व्यवस्था है, जो तानाशाही राज्य व्यवस्था है, वो अपने आप में एक मेटाफर है, अपने आप में एक रूपक है। जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बताते हैं कि भारत में भी जिस तरह से हुकूमत चल रही है, उसकी प्रवृत्तियां मोटे तौर पे उसी तरह की है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दिया, वहां पे जो बहुत इसको उत्सुकता पूर्वक देखते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिए हैं जो वैसे ही आंकड़े जैसे नरेंद्र मोदी देते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ गई है, हमारे यहाँ इतना निवेश हो गया, जबकि अमेरिका में बताया गया है कि नहीं, सब झूठे आंकड़े दे रहा है बंदा। अमेरिका में और जो भारतीय लोग ऑब्जर्वर हैं, उनका कहना यह है कि बिल्कुल ये आदत इनकी और मोदी जी की बिल्कुल बराबर है। इसीलिए एक दूसरे को नापसंद करने के बावजूद कहते रहते हैं कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। ही इज अ टेरिफिक पर्सन, वो नहीं बोलते, ट्रम्प बोलता है ही इज अ टेरिफिक पर्सन। माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प वो बोलते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। तो दोनों
दोनों की बहुत सारी प्रवृत्तियां एक सी हैं। और जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, नॉर्थ कोरिया की शासन पद्धति, नॉर्थ कोरिया का जो भी शासन है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें अब जो विपक्ष है वो गैर हाजिर है पूरी तरीके से। वहां जो विपक्ष होता है उसको चुनाव में नहीं हराते हैं, वहां पर या तो उसको जेल में डाल देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, या उसको ऊपर भेज देते हैं। भारत में उसको चुनाव में भी हराया जाता है, एसआईआर की जाती है उसको चुनाव में हराने के लिए, कुछ नेताओं को जेल में भी डाला जाता है, और ऊपर भेजने का काम कैसे क्या होता है इसके बारे में चर्चा करना अभी ठीक नहीं है। होता तो वही है, सारा ऊपर भेजने का काम भी होता तो वही है। भाई अब सवाल वो इस बात का सबूत है, सबूत हो ना आप हो, आप लेकिन आप ये बताइए, जिस व्यक्ति की तस्वीर ओम बिरला के साथ में हर कोई देख सकता है, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम राहुल गांधी को गोली मार देंगे। ठीक बात है ओम बिरला ने उसकी निंदा की ना। है, उसकी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने निंदा की, भाजपा के किसी प्रवक्ता ने उसकी निंदा की। उसको जब शोरगुल हुआ तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पता नहीं मुकदमा चला के उसको कह दिया, वो कह रहा हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, वो तो हर आदमी कहता है, लेकिन उसकी बीजेपी के लोगों ने निंदा की नहीं की। वो क्या कह रहा था? ये कह रहा था हम राहुल गांधी को जाके माला पहनाएंगे। क्या कह रहा था वो? तो कह रहा था गोली मार सही देंगे। बात। वो ये कह रहा था हम घुस के 25 और कांग्रेस के एमपीज को गोली मार देंगे। आप सोचिए, गजब गजब की हिम्मत है और गजब इसमें की। इसमें 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 जो एसआईआर के जरिए विपक्ष को हराने का जो प्रपंच चल रहा है, इसमें ऊपर भेजने का भी एंगल है एक। हाँ, जिंदा आदमी को मार दो। अब कह रहे हैं हम गोली मार देंगे, बताइए, कमाल हो गया। हाँ, मतलब कहीं डेमोक्रेसी को बचा ही नहीं है कि किसी भी सीमा से जाके आदमी कुछ भी शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। हाँ। नेता प्रतिपक्ष है वो, और मतलब वो भी ओम बिरला जी। कहना चाहिए कि मेरे साथ फोटो खिंच गई है, कहीं गलती हो गई है, उस आदमी की निंदा करनी चाहिए। अच्छा, अब आप एक हमें बात बताइए, छोटी सी बात हम आपसे पूछते हैं। जो किरण रिजिजू साहब हैं, किरण रिजिजू साहब संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नेता विपक्ष के साथ दोस्ताना संबंध रखें, तभी तो वो अच्छे संबंध होंगे, तभी तो वो सदन को ठीक ठाक तरीके से सुचारू रूप से चला पाएंगे। नेता विपक्ष को वो सदन में कहते हैं कि ये गद्दार है, ये राष्ट्रद्रोही लोगों से मिला हुआ है, ये भारत में नक्सल माओवादियों से मिला हुआ है और विदेश में आतंकवादियों से मिला हुआ है, ये सब ये कहते हैं उनके बारे में लगातार, वो कह रहे हैं, सदन के बाहर कह रहे हैं, फिर सदन के अंदर कहा उन्होंने, सदन के अंदर कहा, फिर सदन के बाहर कहा, और लोग भी सब कह रहे हैं। उनको लश्कर राहुल कहा जा रहा है, फ्रॉड कहा जा रहा है, राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, और एक आदमी कह रहा है मैं गोली मार दूंगा इसको। अब आप खुद सोच लीजिए क्या चल रहा है। सही बात है। और एक आदमी के पीछे पूरी पूरी बीजेपी खड़ी हो गई है। राजनीति के इन पहलुओं को हम देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, और उन्होंने विस्तार से चर्चा करी, और मुझे लगता है ये चर्चा आपके दिलो दिमाग को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।